discuss about the angular accelerations. We are going to discuss about this is angular acceleration. This is angular acceleration. So as we are studying about the rotational motion, so this is very essential for us to study about this angular acceleration. So but we have studied so far. I'm going to discuss it with you. अभी तक हमने जो किया हम उसके बारे में बात करते हैं. अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर मोशन के बारे में. We have studied about the linear motion in which the particle is going from point A to B. So this is very interesting for us to study about it. ये देखिए particle is going from point A to point B. So between the point A and B, let the particle will travel some distance, that is some x meter. Okay. So as you are the observer and you are observing the particle at the different points, with the passage of time, you are observing this particle at these points, starting from A to B. So here आप यहाँ देखिए, यहाँ आपकी घड़ी में जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो कोई उसी टाइम को आप t = 0 सेकेंड मान लीजिए, और जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन लेना बंद कर देते हैं तो उस टाइम को आप कोई t सेकेंड का नाम दे सकते हैं. तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हर पॉइंट के ऊपर जब आप उसको नोट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने को आप वेलोसिटी का नाम देते हैं. और यदि आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लिए, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1, दिस इज़ ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स ऑब्जर्वेशन और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन, पार्टिकल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाता है तो आप उसको 7 बार देखते हैं. 7 बार आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को नोट करते हैं. यदि आपके पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है तो आपकी जो वेलोसिटी होगी उसको आप एवरेज वेलोसिटी का नाम देंगे, और उसको हम ऐसे लिखेंगे. और एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फाइनल और इनिशियल जो है उसके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. और यदि मान लो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत स्मॉल हो जाती है, आई मीन आपकी जो ऑब्जर्वेशन इतनी छोटी है कि आप बहुत कम समय के लिए किसी चलती हुई चीज़ को देखते हैं, माने ये जो टाइम है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे. क्योंकि एवरेज ज़्यादा चीज़ों का निकलता है तो आपके पास यदि टाइम इतना कम हो जाए कि आप सेकंड ऑब्जर्वेशन ले ही नहीं सकते तो आप एवरेज भी नहीं निकाल सकते. इसलिए यदि मैं लिखूँ इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, लिमिट ऑफ डेल्टा टी यदि मान लो 0 को अप्रोच कर रहा है तो आप डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. ये वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी से वेलोसिटी को शिफ्ट होने का तरीका है. यदि आपको कभी पूछा जाता है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए तो आप उसको कुछ इस तरीके से निकालेंगे. इसको आप ऐसे करते हैं, डेल्टा एक्स को लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू पाथ लेंथ्स अपॉन दिस t2 माइनस t1. इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे. पर यदि आपको कहा जाता है आप सिर्फ वेलोसिटी निकालिए तो आप उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर देंगे. आपको एक डेरिवेटिव लेना है और उस तरीके से आपको उसका आंसर निकाल देना है. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ये जस्ट रिकैप ऑफ द मेन स्टोरीज है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अब यदि देखिए आपका जो पार्टिकल है यहाँ ए पॉइंट से चलता है तो यहाँ उसकी कोई वेलोसिटी फॉर एग्जांपल u है, और जब आप उसको देखना बंद करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बदल चुकी होती है और वो वेलोसिटी v से चल रहा होता है. यदि वेलोसिटी बदलती है तो वेलोसिटी के बदलने से एक जो क्वांटिटी पैदा होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. देखिए इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए. यदि यहाँ कोई वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, और यदि यहाँ भी वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 है. क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा ही तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है. तो एक्सेलरेशन फिर कब है? एक्सेलरेशन तब है यदि फॉर एग्जांपल आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, बट यहाँ जो वेलोसिटी है वो कोई 20 मीटर पर सेकेंड यदि हो जाती है, तब हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो नॉन ज़ीरो है. एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है कि एक्सेलरेट कर रही है वो बॉडी. अब हम आगे चलते हैं. अब इसी घटना को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? यदि आपकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है,
तो उसको हम लिख देंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम लिखेंगे डेल्टा वी और डेल्टा टी, ये होगा एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यदि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यदि मान लो कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाता है, इफ टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन हाउ टू राइट इट, so that is very important. If time interval will become very very small, तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे ले सकते हैं, a is equal to limit of delta t approaches to 0 and this is delta v upon delta t is equal to differential of the velocity, right? तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। हमने लीनियर मोशन में ये सब चीज़ें पढ़ी है। लीनियर का मतलब जब एक बॉडी जो एक लाइन में मूव करती है। यदि अब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसके पैरेलल ही हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर मोशन का डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, ये रहा सर्कुलर मोशन और इसमें जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। ये पार्टिकल का, ये सर्कल का सेंटर रहा और यहाँ आप देखिए कि ये है वो पॉइंट ए, ओके, और ये कोई पॉइंट बी है, राइट। उसका ये इनिशियल पॉइंट है ए जब आपने इसको देखना शुरू किया, और ये उसका फाइनल पॉइंट है जब आपने देखना बंद किया। तो पार्टिकल ए से वी तक आता है और यहाँ कोई एक एंगल बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा थीटा। ये उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ एक रिलेशन है। अब हम लीनियर डिस्प्लेस, ये तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है। मैं पहले यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम डेल्टा थीटा से लिखते हैं और डेल्टा एस अपॉन आर, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में अब हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते। ये उसके बाद यहाँ से पढ़ा हमने कि यदि उसकी, जब पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है ना, तो उसमें उसकी जो वेलोसिटी वो लगातार चेंज होती है हर पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। ये देखिए, इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होगी। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को है और यहाँ इधर को है। सो जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, यदि उसके आपके पास ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है तो आप उसको लिखेंगे ओमेगा एवरेज, और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसके पैरेलल चलना है आपने, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ होगा आपके पास, ये थीटा 2 और थीटा माइनस 1 को घटा के ही डेल्टा थीटा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसको क्लियर किया हुआ है। अब यदि मान लो आप देखेंगे आपका टाइम, यदि टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो जाता है तो आप क्या लिखेंगे, आप एवरेज नहीं निकाल सकते, तो आपके पास जस्ट रह जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। और मैथमेटिक्स में लिखेंगे कि समय बहुत कम है और वो जीरो भी नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखना है। उसको हम लिखेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये रिड्यूस हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। जब आप इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते टाइम उस टाइम भी आपके पास टाइम की एक ही वैल्यू दी होती है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। तो वहाँ से आपको सेंस हो जाता है कि इफ टाइम का एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी से ही निकालना होता है। और यदि टाइम के दो ऑब्जर्वेशंस आपके पास दी हैं कि आप इस टाइम में आपको निकालना है, तो आपको इसका मतलब एवरेज ही निकालना होता है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस जैसा भी हो जाएगा जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। हम चलते हैं आगे। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि यदि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती हो, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब आगे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो आ जाएगा एल्फा से, हम उसको डिनोट करते हैं और उसको हम लिखेंगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा ओमेगा 2
माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, ये होगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, बट यदि हमारा टाइम इंटरवल जो वो स्मॉल हो जाता है तो हम इसको लिख देंगे अल्फा इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इस समय भी, इस स्टेज पर भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जो टाइम की सिंगल वैल्यू दी होगी, यू विल हैव द सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल, तो वहाँ से आप डिफरेंशियल निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समझने की बात अब इसमें ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट बदलता है, डिस्प्लेसमेंट बदले तो वेलोसिटी पैदा होती है, वेलोसिटी बदले तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। यहाँ भी आप चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि हो तो एंगुलर वेलोसिटी पैदा होती है, एंगुलर वेलोसिटी यदि बदले तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब आपको ये बात तह तक समझ आ गई होगी। एक बात हम आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहते हैं जिसको आपने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि एक जो पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है, हाँ, इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और ये उसका रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के किनारे वो घूम रहा है। ओके, पार्टिकल किसी एक्सिस के किनारे घूमता है। यदि आप इस एक्सिस को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यदि आपकी एक्सिस फिक्स हो जाती है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर की फॉर्म में आ जाती है, और उसको हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले आप इसको लिखेंगे अल्फा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। बट इस केस में जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो जाएगी, फॉर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन यदि घूमने वाली एक्सिस जो वो स्टेशनरी हो जाएगी, मीन्स ओमेगा इज फिक्स्ड, दिस मीन्स दैट दिस एक्सप्रेशन विल देन रिड्यूस टू, तो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक स्केलर फॉर्म को ले लेता है, क्योंकि इसके साथ एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगी। तो यू कैन राइट जस्ट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, राइट। So this is the way to write the angular acceleration. Okay, so this is all about this video. Thank you.